एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अड्डा प्लेटफॉर्म। सो जो भी कैंडिडेट राजस्थान सेट कॉमर्स का एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसे कि मैं यूनिट 1 बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यूज आप लोगों को करा रही हूँ, तो दिस इज योर पार्ट 2। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। नाफ्ता, ईयू, यूरोपियन यूनियन, आसियन या फिर यूएनसीटीएडी। इसको आपको डेट वाइज अरेंज करना है और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 मिनट मिलेंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मिनट के अंदर अंदर आपको ये सॉल्व करना है। आप लोगों को विद इन टाइम लिमिट ये सॉल्व करना है, जिससे आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। और ऐसे ही आपको हर यूनिट के पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यूज में आप लोगों को कराने वाली हूँ। तो आप लोगों को अगर चाहिए तो प्लीज आप लोग कनेक्ट रहिएगा मेरे चैनल से। टाइम टू टाइम आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए, आपका टाइम यहाँ पे होता है खत्म और राइट आंसर इसका हम लोग लगा लेते हैं। यूएनसीटीएडी की बात करें तो ये 1994 में आया था, सॉरी 1964 में आया था। ठीक है, 1964 के अंदर आपका जो है 1964 यूएनसीटीएडी आया था, तो डी वाला ऑप्शन सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 1967 में आपका आशियान आया था। डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। 1993 में आपका यूरोपियन यूनियन आया था और 1994 में आपका नाफ्ता आया था। अब इस तरीके से आप अरेंज कर लीजिए कि कौन सबसे पहले आया था। ठीक है, तो यही था आपका राइट आंसर। अगर ऑप्शन देखा जाए तो डी, सी, बी, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, हेडक्वार्टर्स मेंबर्स से क्वेश्चन जरूर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अंडर फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस आर ट्रीटेड एज क्रिमिनल ऑफेंस, सिविल ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस विद इम्प्रिजमेंट ओनली या फिर नॉन पनिशेबल एक्ट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर अगर आप फॉरेन एक्सचेंज प्रोविजंस के नियम को तोड़ देते हैं, तो उसका उल्लंघन करते हैं, तो वो किस रूप में माना जाता है। आपकी ऑप्शंस हैं क्रिमिनल ऑफेंसेस, सिविल ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विद इम्प्रिजमेंट ओनली या फिर नॉन पनिशेबल एक्ट्स। आपको पता होगा कि फेमा से पहले फेरा आया था, तो फेरा के एक डिसएडवांटेज था जिसकी वजह से फेमा में उस चीज को इम्प्रूव किया गया था, वो मैं आपको बताऊंगी आंसर के बाद। तो बताइए इसका आंसर क्या है। फेमा के अंदर अगर आप रूल्स तोड़ते हो, फॉरेन एक्सचेंज का उल्लंघन करते हैं, तो उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है, सिविल ऑफेंस माना जाता है, या फिर नॉन पनिशेबल एक्ट है, या फिर इकोनॉमिक ऑफेंस है विद इम्प्रिजमेंट ओनली। चलिए, एंड योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज सिविल ऑफेंस। देखो, जब फेरा था ना, अगर फेरा के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जब आपका फेरा था, तो फेरा के अंदर अगर आप कोई भी नियम तोड़ते थे तो उसमें आपको जेल होती थी। आगे समझ में, उसमें आपको जेल होती थी। लेकिन फेमा के अंदर ये बोला गया था कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज के उल्लंघन करता है नियमों का, प्रावधानों का, तो उसे जो है सिविल ऑफेंस माना जाएगा। सिविल ऑफेंस का मतलब इसमें सिर्फ आपको मॉनेटरी पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी आपको बस थोड़ी सी जो है वो फीस भरनी पड़ेगी। आगे आप लोगों को समझ में।
तो आपको यही समझना है कि फेमा के अंदर जो है वो आपका, फेरा में जो था वो हम लोगों को जेल, अगर आप तोड़ते हो तो आपको सीधे जेल करते थे, लेकिन फेमा के अंदर ऐसा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं दिया जाता है, आपको सिर्फ एक पैसों के तौर पे एक पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ठीक है, इसे ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको जूम कर देते हैं और आपको अभी क्लियरली दिख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ WTO? Providing a forum for trade negotiation, administering agreements such as GATS, TRIPS and TRIMS, monetary trading policies, या फिर providing concessional loans and financial aid to developing countries। और आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। आपको बताना है WTO का फंक्शन कौन सा नहीं है। याद रखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है नॉट, तो WTO कौन सा काम नहीं करता है। पहला आपका ऑप्शन है व्यापार वार्ता के लिए एक मंच प्रदान करना, दूसरा आपको गेट्स, ट्रिप्स, ट्रिम्स जैसे समझौतों का प्रशासन करना, व्यापार नीतियों की निगरानी करना, या फिर विकासशील देशों को रियायती ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करना। और आपको 1 मिनट मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। आपको WTO पूरा पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज। ये काम WTO का नहीं होता, IMF का होता है। WTO का काम होता है सिर्फ ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड व्यापार से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो WTO करता है। व्यापार स्मूथ हो, फालतू के टैरिफ ना लगे, ठीक है, प्रॉपर्टी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उनकी प्रोटेक्शन करना, ट्रेड पॉलिसीज लाना, ठीक है। लेकिन जो ये लोन देने की बात आती है, फाइनेंस प्रोवाइड करने की बात आती है, वो आपकी IMF की आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको बताना है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला आपका ऑप्शन है बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म, या फिर इंटरनल एनवायरमेंट हैज नो इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस डिसीजंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस आपको बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज स्टेटमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं पहले। बिजनेस एनवायरमेंट इंक्लूड्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बिजनेस एनवायरमेंट के अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी आते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी आते हैं, और एक्सटर्नल के अंदर माइक्रो और मैक्रो आता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस फर्म। बिल्कुल देखो, जो बाहरी का पर्यावरण होता है, बाहरी का वातावरण होता है, वो बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि इकोनॉमिक, नेचुरल, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल, ये सब बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता। बिजनेस सिर्फ इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। इंटरनल इन्वायरमेंट हैज नो इन्फ्लुएंस इन बिजनेस डिसीजन। देखो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। अगर आपका अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जैसे आपके सप्लायर्स, आपका विजन, आपका ऑब्जेक्टिव, आपके रिसोर्सेज, आपके लेबर, आपकी आपके एम्प्लॉयज, इनका क्या कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता बिजनेस डिसीजन में? ये तो गलत चीज है। इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल होता है बिजनेस डिसीजन के अंदर। और इंटरनल इन्वायरमेंट को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
Which of the following is not the part of machinery that settles the industrial disputes? Wage court, works committee, conciliation officer या फिर board of conciliation? And your time starts now. चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज वेज कोड। देखो, जब भी कोई इंडस्ट्री के अंदर डिस्प्यूट होता है, कोई भी इंडस्ट्री है जिसके अंदर लेबर के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, लेबर और मैनेजमेंट के बीच में अगर कोई झगड़ा हो जाए, तो उसके लिए वर्क कमेटी बनाई गई है, कंसिलेशन ऑफिसर्स है, बोर्ड ऑफ कंसिलेशन है, लेकिन वेज कोड जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन रिलेशन टू द पेसल फ्रेमवर्क, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इट असिस्ट इन द असेसमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इट अलाउज डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडस्ट्री, it can be used as a checklist to understand the different environmental influences in the macro environment, या फिर take a historical perspective on the main political, economic and socio-cultural, technological, environmental and legal factors. And your time starts now. बताइए। पेसल अभी मैंने आपको बताया है कि माइक्रो और मैक्रो होता है। मैक्रो के अंदर जो है वो पेसल का यूज किया जाता है। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजी, फॉर एनवायरमेंटल, ई फॉर लीगल। तो वही चीज है आपकी ये पेसल, जिसको एक निमोनिक दिया हुआ है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट है? चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। It can be used as a checklist to understand the different environmental influences in the macro environment। मैंने अभी आपको बोला ना कि ये मैक्रो के अंदर आता है। ठीक है, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो इंटरनल स्ट्रेंथ पूछी गई है, ये इंटरनल होता है। इसके अंदर स्ट्रेंथ वीकनेस जिसे बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ वीक थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी, वो आपका इंटरनल इन्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स आर द की ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के की ड्राइवर्स बताने हैं आपको। आपके ऑप्शंस है गवर्नमेंट एक्शन, एक्सचेंज रेट, कंपटीशन, सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स, मार्केट कॉन्वर्जेंस, कंपटीशन, एक्सचेंज रेट, कॉस्ट एडवांटेजेस, कॉस्ट एडवांटेज, गवर्नमेंट एक्शंस, इकोनॉमिक साइकिल्स, कंपटीशन, या फिर मार्केट, कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। की ड्राइवर्स बताने हैं आपको ग्लोबलाइजेशन के।
चलिए, टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, मार्केट कॉस्ट कंपटीशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप सब जगह जाकर ट्रेड कर सकते हो, है ना, हर कंट्री के अंदर। लेकिन इसके कुछ ड्राइवर्स होते हैं, यानी इसकी हेल्प से ही तो आप कर पाओगे। तो वो कौन कौन सी चीज होती है? सबसे पहला मार्केट है। देखिए, अगर आपका मार्केट, सपोज करिए दूसरी कंट्री का मार्केट, वहां कंज्यूमर का बिहेवियर सेम है, उनका टेस्ट प्रेफरेंस सब कुछ सेम है, तो आपके लिए बहुत आसान होगा उस कंट्री में जाकर आपको बिजनेस करना। दूसरा, कॉस्ट। अगर आपको लगता है कि दूसरी कंट्री में जाकर आपको चीजें सस्ती पड़ रही हैं, तो आप वहां जाकर आराम से आप जो है अपना बिजनेस कर सकते हो। कंपटीशन, अगर आपको लगता है आपके कॉम्पिटिटर्स जो है वो आपसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको टक्कर देने के लिए जो है वो आप अपने आप को ग्लोबलाइज करोगे। और दूसरा होता है फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी अगर गवर्नमेंट टैक्स हटा दे या कम कर दे और आपको स्मूथली ट्रांजेक्शन के लिए बोले, तो आप आराम से ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई रिफर्स टू एफडीआई मेड बाय ग्रुप ऑफ फर्म्स, एफडीआई मेड इन सब्सिडरीज, एफडीआई मेड इन सिमिलर प्रोडक्ट्स, या फिर एफडीआई मेड इन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स दिए जाएंगे, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम नहीं देने वाली हूँ, 30 सेकेंड काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, एफडीआई मेड इन अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स। देखो, सपोज करिए कि मेरी कोई, सपोज करिए चाइना की जो कंट्री है वो खिलौने बनाने की है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो खिलौने बनाती है, टेडी बेयर्स, आपके खिलौने बच्चों के। अब वो इंडिया में आकर मेकअप की कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। तो सोचो कितना अलग, कहाँ खिलौने और कहाँ मेकअप। अगर आप देखो तो दोनों चीजें कितनी अलग है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, यानी अब एकदम अनरिलेटेड प्रोडक्ट में आपने पैसा लगाया है। आपकी तो फैक्ट्री, आपका बिजनेस तो था खिलौने का, लेकिन जब आप इंडिया में आकर इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, एफडीआई कर रहे हो मेकअप के में, तो यानी दोनों चीजें कितनी अलग हो गई हैं। उसे बोलते हैं कॉन्ग्लोमेरेट एफडीआई, जहां पर एफडीआई जो है वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट में बनाई जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रीज रीजन विथ ह्यूज मार्केट साइज विल अट्रैक्ट मार्केट सीकिंग एफटीआई, एफिशिएंसी सीकिंग एफटीआई, वर्टिकल एफटीआई, या फिर क्रिएटेड एसेट सीकिंग एफटीआई। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वन, मार्केट सीकिंग एफडीआई। देखो, आप लोग का एफडीआई करने का एक मोटिव होता है। आप क्यों करना चाहते हो किसी दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट? सबसे पहला, अगर आपको बात करें, या तो आपको रिसोर्सेज की कमी है, तब आप चाहते हो कि यार वहां से रिसोर्सेज सस्ते मिल जाएंगे, इसीलिए वहां एफडीआई मतलब हम कर सकते हैं। तो इसे पूछा गया है कंट्री और रीजन विथ ह्यूज मार्केट, जिसे बोलते हैं मार्केट सीकिंग। मार्केट सीकिंग एफडीआई के अंदर आप देखते हो कि कहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी है, पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज्यादा है, मार्केट किस कंट्री का सबसे ज्यादा बड़ा है। जैसे हमारे इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, तो आप उसी कंट्री में जाकर जो है एफडीआई इसलिए जानबूझ के करते हो, ताकि आपको अपना सामान बेचने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट मिले। इसे बोलते हैं मार्केट सीकिंग एफडीआई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, subsidiaries consider the regional environment for policy strategy formulation is known as polycentric, regiocentric, ethnocentric, या फिर geocentric। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है अगर आप ढंग से कीवर्ड देखोगे तो। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिड्यू सेंट्रिक, जैसे बोला गया था। देखो मैं आपको वन बाय वन बता देती हूँ उसमें होता क्या है। एथनोसेंट्रिक का मतलब हम अपनी कंट्री के हिसाब से चलेंगे। अगर हमारी इंडिया की कंट्री है, जिस हिसाब से सामान बनता है हम उसी हिसाब से सामान बनाएंगे, आपको लेना है तो लीजिए, ठीक है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब होता है हमें अलग अलग देशों के हिसाब से उनकी उनकी जरूरतों के हिसाब से हमें सामान बनाना चाहिए। अगर अमेरिका में ये चीज चलती है तो हमें उस हिसाब से बनाना चाहिए, चाइना में वो चीज चलती है तो उस हिसाब से बनाना चाहिए, दूसरों का भी देख के चलना है। वही रेडियो सेंट्रिक का मतलब होता है एक रीजन बना दिया जाता है, जैसे कुछ कंट्री जिनका टेस्ट सेम है, जिनके कस्टमर सेम है, जिनकी लैंग्वेज सेम है, कल्चर सेम है, तो सिर्फ उन उन पर्टिकुलर को टारगेट करते हैं और उनके लिए एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं। और लास्ट होता है आपका जियो सेंट्रिक, यानी पूरे देश में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट चलेगा, जिसे बोलते हैं जियो सेंट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक कम्युनिटी? आईबीआरडी, डब्ल्यूटीओ, आईडीए या फिर आईएफसी? एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 30 सेकेंड्स मिलेंगे। आपको वर्ल्ड बैंक के ग्रुप्स का नाम बिल्कुल याद होना चाहिए कि वर्ल्ड बैंक का कौन कौन सा ग्रुप होता है। नहीं याद है तो मैं एक बार बता देती हूँ आपको, आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, मीगा, एमआईजीए और आईसीएसआईडी, ये पांच होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। डब्ल्यूटीओ इसका पार्ट नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ स्पेशल ड्रॉइंग राइट इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट ऑफ डेफ करेंसी 4, 5, 6 और 7। और आपका 30 सेकेंड स्टार्ट होता है। अब छोटा क्वेश्चन है, बताइए जो एसटीआर होते हैं उसमें कितनी करेंसीज होती हैं? बास्केट का मतलब उस बास्केट में कितनी करेंसीज होती हैं, 4, 5, 6 या 7? चलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, 5। इसके अंदर 5 करेंसीज होती है जो आप लोगों को सीक्वेंस वाइज याद होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कौन सी नंबर 1 कौन सी नंबर 2, ये आप लोग को लर्न करना है नंबर वाइज। तो इसमें 5 करेंसी होती है। सबसे पहले नंबर पे आती है यूएस डॉलर, उसके बाद यूरो, उसके बाद रेनिबिन, उसके बाद येन, फिर पाउंड स्टेरलिंग, ठीक है। रेनिबिन को चाइनीज भी बोल देते हैं, याद रखना। इसका दूसरा अगर नाम चाइनीज आ जाए तो वो सेम ही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, टू इंश्योर द बैलेंस इंटरनेशनल ट्रेड, टू इंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, नॉट पूछा गया है। नॉट पूछा है, आपको बताना है कौन सा नहीं है।
चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टू प्रोवाइड लोन टू द प्राइवेट सेक्टर। देखो आईएमएफ जो है वो सबको वित्तीय रिलेटेड या मौद्रिक सहयोग तो देता ही देता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये मेंबर्स कंट्रीज के लिए होता है, मेंबर कंट्रीज को ये हेल्प करता है फाइनेंशियली। ये प्राइवेट सेक्टर को कोई लोन देने का काम नहीं करता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ द पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज एडवर्स, देन विच इंस्टीट्यूशन विल हेल्प दैट कंट्री? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक? एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी मैंने आपको बोला कि देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक कंट्री है, रेजिडेंट कंट्री, और दूसरी कंट्री के बीच में जो भी लेन देन होता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, उसका रिकॉर्ड करना। लेकिन एडवर्स कब हो जाता है? सपोज करिए किसी कंट्री में पेमेंट ज्यादा हो रही है, रिसिट कम है, यानी डॉलर नहीं मतलब एक्सचेंज कम आ रहे हैं। जैसे हमारी कंट्री है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सामान बेचने की जगह बस ले रहे हैं दूसरी कंट्री से, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स हो जाता है। तो इस कंडीशन पे हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व की कमी हो जाती है। तो एक्सचेंज रिजर्व की कमी होने के लिए कौन हेल्प करता है? आईएमएफ। ये याद आपको होना चाहिए। एसटीआर के थ्रू, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स के थ्रू ये आपकी मदद करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, both foreign direct investment and foreign institutional investment are related to investment in a country. Which of the following is incorrect regarding FDI and FII? Both FII and FDI bring capital into the economy. FII invest in technology-oriented enterprises. FDI invest in traditional business setups. Restriction on the entry of FDI lower than the FII. FDI is considered to be more stable than FII. तो बताइए इन दोनों का कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इन दोनों के बारे में? चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, सॉरी, आपका टाइम अब खत्म होता है, 1 मिनट। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, द रेस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ एफडीआई लोअर देन द एफआईआई। नहीं नहीं, देखो एफडीआई के अंदर रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं, ठीक है। एफआईआई के अंदर इतना कोई प्रतिबंध नहीं लगाती सरकार, लेकिन एफडीआई के अंदर ज्यादा होता है। एफडीआई का मतलब होता है किसी भी कंट्री में आकर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना पैसा लगा रहे हो, कैपिटल ला रहे हो, ठीक है। लेकिन एफआईआई का सिंपल सा मतलब होता है किसी सिक्योरिटीज को में पैसा लगाना, बस रिटर्न चाहिए उन्हें, और कुछ नहीं चाहिए होता है। उनका मेन काम होता है कि उनको रिटर्न मिल जाए अच्छा। लेकिन एफडीआई बहुत बड़े तौर पे किया जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, इसीलिए एफडीआई पे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। इसे ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे करेक्ट नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन? आपको सीक्वेंस बताना है इंटरनेशनलाइजेशन का, सबसे सही कौन सा है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ये क्वेश्चन काफी मोस्ट रेपिटेटिव है क्वेश्चन है। चलिए, योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज डोमेस्टिक। डोमेस्टिक के बाद क्या होता है, इंटरनेशनल कि मल्टीनेशनल, बताइए। डोमेस्टिक होता है, डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल होता है, फिर मल्टीनेशनल होता है, फिर ग्लोबल होता है, फिर ट्रांसनेशनल होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं आपको स्टेजेस बता देती हूँ यहाँ पे अच्छी तरीके से। ये स्टेजेस होते हैं, सबसे पहला डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का सपोज करिए मेरी कोई कंपनी है, तो वो सिर्फ इंडिया इंडिया में ही काम कर रही है, उसे बोलते हैं डोमेस्टिक कंपनी। इंडिया में ही बेचा जा रहा है, इंडिया में ही खरीदा जा रहा है। दूसरी होती है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी का मतलब होता है एक्सपोर्टिंग, यानी अब जो मेरा सामान है, सपोज करिए मेरा केक का बिजनेस था, अब मेरा केक का जो है वो, अब मेरा केक जो है वो चाइना में भी मैं एक्सपोर्ट करने लग गई हूँ, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल कंपनी। फिर होता है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी में अब क्या होता है कि मैंने अपने ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में खोल लिए, अपनी केक की जो सब्सिडरीज है मैंने चाइना, रशिया, अमेरिका सब जगह खोल लिया है, उसे बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। फिर होता है ग्लोबल कंपनी। देखो, ग्लोबल कंपनी का सिंपल सा मतलब होता है एक प्रोडक्ट रहेगा आपका, एक ही चीज हर जगह वही सेम बिकेगा। जैसे आपका एप्पल के आईफोन है, एप्पल के आईफोन आपको कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप चाइना से खरीदोगे तो आपको अलग मिलेगा, इंडिया से खरीदोगे तो अलग मिलेगा? नहीं ना, सब सब कुछ सबको एक ही प्रोडक्ट मिलेगा विदाउट एनी चेंजेस। फिर होता है ट्रांसलेशनल कंपनी। ट्रांसलेशनल कंपनी में ग्लोबल भी आता है और लोकल भी आता है। मैम, ग्लोबल लोकल दोनों कैसे आते हैं? ग्लोबल का मतलब ये होता है, जैसे मैगडी का एग्जांपल देती हूँ, मैगडी ग्लोबल है ना, हर जगह मिलेगी आपको मैगडी, मिलती है कि नहीं मिलती? लेकिन उसमें लोकल तड़का क्या है? लोकल तड़का का ये है कि देखो, इंडिया में आपको मैगडी आलू टिक्की देता है, लेकिन वो आलू टिक्की जो है क्या ऑस्ट्रेलिया वाले या अमेरिका वालों को देता है? कोई जानता भी नहीं वहां आलू टिक्की, वहां देते हैं बीफ, बीफ बर्गर, बीफ सैंडविचेस। तो देखो, लोकल का तड़का लगाया उन्होंने, तो इसे बोलते हैं ट्रांसनेशनल कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्केंटलिस्ट बिलीव दैट अ कंट्री कुड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेल्थ इट हैड बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग द इंपोर्ट्स, डिस्करेजिंग एक्सपोर्ट, प्रमोटिंग इंपोर्ट, कंट्रोलिंग द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, या फिर इंक्रीजिंग बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एंड 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। आपको बस मर्केंटलिज्म की थ्योरी बतानी है कि मर्केंटलिज्म की थ्योरी बोलती क्या थी, बस इतना आपको बताना है। सबसे पहली थ्योरी यही थी, सबसे पुरानी, सबसे फर्स्ट थ्योरी यही थी मर्केंटिलिज्म की। और मर्केंटिलिज्म में एक चीज बोली गई थी कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास गोल्ड होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होगा वो चीज आपको यहाँ पे बतानी है कि उन्होंने किस चीज को प्रमोट करने के लिए बोला गया था और किस चीज को डिस्करेज करने के लिए बोला गया था। मर्केंटिलिज्म की थ्योरी हमेशा ये बोलती थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, यानी प्रमोट एक्सपोर्ट एंड डिस्करेजिंग इंपोर्ट्स। ऑप्शन नंबर 1, जितना हो सके सामान बेचो और खरीदो कम। ठीक है, खरीदो कम, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बेचोगे तो आपके पास डॉलर, यूरो, अलग अलग करेंसीज आएंगी। पहले तो गोल्ड चलता था मर्केंटिलिज्म के टाइम पे, तो आपके पास बहुत सारा गोल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी टर्म्ड एज एफडीआई, एफआई, आई, पोर्टफोलियो, या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड काफी होते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जब आप प्लांट और मशीनरी में इन्वेस्ट करते हो तो उसको कैपिटल इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल मोड ऑफ एंटरिंग इनटू द इंटरनेशनल बिजनेस, लाइसेंसिंग, एक्सपोर्टिंग, जॉइंट वेंचर, या सब्सिडरीज। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एक्सपोर्टिंग।
सबसे पुराना, सबसे ट्रेडिशनल, इसमें ना कोई रिस्क होता है इसके अंदर, ना ही कोई, सबसे कम, ये देखो चार्ट देखो, सबसे नीचे देखो एक्सपोर्टिंग, सबसे इसके अंदर ना कंट्रोल ना ओनरशिप, सब कुछ लो होता है, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट सब कुछ लो है। इसके बाद लाइसेंसिंग, इसके बाद फ्रेंचाइजिंग, फिर स्ट्रेटेजिक अलायंस, फिर ज्वाइंट वेंचर एंड फिर होली ओन सब्सिडरीज। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतना ही रिस्क, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और कंट्रोल भी बढ़ता चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन हैज अ डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग? सब्सिडरी, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, डोमेस्टिक कंपनी। एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए, इसका राइट आंसर है आपका मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो जैसे मैंने आपको बोला, अपनी ब्रांचेस आप लोग अलग अलग कंट्रीज में खोल देते हो, तो उसके अंदर डिसीजन बांट दिया जाता है, सिर्फ एक जगह से डिसीजन नहीं लिया जाता। हर कंट्री में आपके जो ऑफिस होंगे उसके मैनेजर्स को आप पूरी छूट देते हो कि वो जो चाहे उस कंट्री के हिसाब से डिसीजन ले सकता है। तो ये मल्टीनेशनल के अंदर ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज वेर इन वन गिव्स राइट टू यूज देयर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी टू अनदर एंटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस या फिर लाइसेंस। चलिए बताइए, आपके 30 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। दो पार्टीज के एग्रीमेंट में है जहां पर एक पार्टी अपने अधिकार दे देता है इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए, तो उसे क्या बोला जाता है? देखो मैंने यहाँ पे इंटेंजिबल बोला गया है प्रॉपर्टी, याद रखिए, आईपीआर से रिलेटेड है ये, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में ही जो है वो आप दे सकते हो, बदले में फीस ले सकते हो, आपका वो कुछ भी, जैसे आपका नाम हो सकता है, आपकी कंपनी का ब्रांड मार्क हो सकता है, आपकी कंपनी का टाइटल नाम हो सकता है, कुछ भी यूज करेगा, बदले में आपको उसको, आप उसको फीस दे सकते हो। चलिए नेक्स्ट है, आपको मैच द कॉलम करना है, साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। मैच करिए एंड योर 30 सेकेंड स्टार्ट नाउ। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज, साइज ऑफ द मार्केट जो है वो मैक्रो के अंदर आता है, क्योंकि जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये चीज आती है, और इकोनॉमिक किसके अंदर आती है? मैक्रो के अंदर। डेमोग्राफिक जो है वो आपका नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो है वो आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड है, और मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्सीड्स इट्स इंपोर्ट इट इज नोन एज। जब कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करती है तो उसको क्या बोलते हैं, बताइए। जब कंपनी एक्सपोर्ट ज्यादा करे लेकिन इंपोर्ट कम करे, एक्सपोर्ट इज ग्रेटर देन इंपोर्ट, इट इज नोन एज ट्रेड डेफिसिट, सरप्लस, बीओपी या फिर फिस्कल डेफिसिट। चलिए योर टाइम इज अप एंड योर राइट आंसर इज ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस इज योर राइट आंसर। चलिए हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन, टैरिफ, कोटा एंड सब्सिडीज आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ बैरियर्स?
नेचुरल बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंटरनल बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर? चलिए बताइए, टैरिफ, कोटा, सब्सिडीज, ले आओ जाके मार्केट से। टैरिफ, कोटा एंड सब्सिडीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्रेड बैरियर? नेशनल बैरियर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, इंटरनल बैरियर या फिर कल्चरल बैरियर? बताइए, बताओ। चलिए, इसका राइट आंसर है ये आपके टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों के अंदर आते हैं, ठीक है। टैरिफ में वो वाले आते हैं बेटा, जैसे टैरिफ हो गया, और कोटा, सब्सिडीज, ये सब सारी आपकी आती है नॉन टैरिफ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन यही तक था, और अगर वाकई आपको सेशन अच्छा लगता है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी लगती है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।